ये बात 1990 के दशक की है। लंदन के एक होटल में नाइजीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बेहद जरूरी मीटिंग चल रही थी। नाइजीरिया अपने देश में सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाने वाला था और इसके लिए ब्राजील का एक बैंक कर्ज देने को तैयार हो चुका था। रकम थी $242 मिलियन, कोई 2000 करोड़ रुपए। सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ डिप्टी गवर्नर और एविएशन विभाग के डायरेक्टर भी थे। वो कर्ज की बारीकियां समझ रहे थे और उन्हें ये बात समझा रहा था ब्राजील के बांको नॉरवेस्ट का डायरेक्टर नेल्सन साकागुची। लंबे निगोसिएशन के बाद डील पक्की हो गई। नेल्सन ने $3 मिलियन फौरन ट्रांसफर करने की बात मान ली और दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाए। नेल्सन अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी जिंदगी और शायद अपने बैंक के इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन की थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पेंच था। नाइजीरियाई पार्टी के सारे मेंबर फर्जी थे और उनका सरगना था इमैनुएल एनवुडे, जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनकर डील कर रहा था। उनके देश में कोई एयरपोर्ट नहीं बनने वाला था। इन लोगों ने एक नकली एयरपोर्ट के नाम पर $242 मिलियन ठग लिए थे और दरअसल नेल्सन बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुका था। लेकिन एक बैंकिंग एक्सपर्ट इतने बड़े झांसे में फंसा कैसे और नाइजीरिया और ब्राजील के बीच की डील लंदन में क्यों हो रही थी? ये ठगी की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसकी हर परत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को आखिर तक देखें तो आपको ये भी समझ आएगा कि इस कहानी का एक हिस्सा अभी भी बैकग्राउंड में चल ही रहा है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। $1990 के दशक में नाइजीरिया बदलाव के दौर से गुजर रहा था। देश ने राजधानी लागोस से अबुजा शिफ्ट की थी। इसके बाद अबुजा के आसपास जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। नाइजीरियाई सरकार की प्रायोरिटी थी कि वो अबुजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे और उसका फोकस वहां एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने पर भी था। इमैनुएल के लिए ये एक सुनहरा मौका था। वो खुद भी एक बैंकर था और ऐसे किसी पल का लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी बदलने की सही घड़ी आ चुकी है। उसने एक शातिर आइडिया बनाया और फिर उसे अंजाम देने निकल पड़ा। इमैनुएल नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और वहीं पला बढ़ा। वो बचपन से एम्बिशियस लड़का था और गरीबी से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे मालूम था कि फाइनेंस और बैंकिंग ही वो फील्ड है जो उसकी गरीबी दूर कर सकता है। वो अपने इंटेलिजेंस और मेहनत के बल पर आगे बढ़ता गया और फिर एक दिन बैंक की नौकरी में लग गया। किस्मत और मेहनत ने मिलकर उसका साथ दिया और वो जल्द ही नाइजीरिया के यूनियन बैंक का डायरेक्टर बन गया। वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था और लगातार उसका नाम हो रहा था। वो अब गरीब नहीं रह गया था, लेकिन उसके लिए यह काफी नहीं था। वो इतना पैसा कमाना चाहता था जो उसके लिए इज्जत, शोहरत और ताकत सब कुछ जीत सके। जल्द ही उसने ऐसा प्लान बनाया जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाला था बल्कि बैंकिंग की दुनिया में एक मिसाल भी बनने वाला था। वो एक फर्जी एयरपोर्ट बेचना चाहता था और इस तरह निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पना चाहता था। लेकिन यहाँ एक अड़चन थी। ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था। उसे एक टीम की जरूरत थी। इसके लिए उसने 5 लोगों को साथ मिलाया। ये सारे फाइनेंस और बैंकिंग फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। उनकी जानकारी और उनके कॉन्टैक्ट्स इमैनुएल का काम आसान करने वाले थे। इमैनुएल ने अपनी टीम के 5 लोगों को फर्जी तौर पर बड़ा अधिकारी घोषित कर दिया और सबको उनके रोल के बारे में बता दिया। जब सब कुछ फिट हो गया तो वक्त आया प्लान को अंजाम देने का। इमैनुएल ने दुनिया भर के बड़े बैंकों में फैक्स भेजना शुरू किया। फैक्स में कहा गया कि नाइजीरिया अपनी नई राजधानी अबुजा के पास विशाल और मॉडर्न एयरपोर्ट बना रहा है और इसके लिए $242 मिलियन के निवेश की जरूरत है। फैक्स में एक नाइजीरियाई एविएशन मिनिस्ट्री के एक टॉप ऑफिशियल का फर्जी दस्तखत होता था जो उसे ऑथेंटिक बनाता था। लेकिन फैक्स भेजने के बहुत दिनों बाद भी उन्हें किसी बैंक से जवाब नहीं आया। उन्हें लगने लगा कि शायद प्लान फेल हो गया है और कोई भी बैंक नाइजीरिया और अबुजा के नाम पर पैसा नहीं लगाना चाहता। ये इंटरनेट से पहले का युग था और उस वक्त फैक्स और फोन से ही अंतर्राष्ट्रीय डील हुआ करते थे।
इंटरनेट, ईमेल या ऑनलाइन मीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ दिनों के इंतजार के बाद उन्हें बैंको नॉर्वेस्ट का जवाबी फैक्स आ गया। इस पर बैंक के डायरेक्टर निल्सन के दस्तखत थे और वो इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार था। इमैनुअल का प्लान कामयाब होने वाला था। उसने फौरन निल्सन को फोन किया। अब इतने बड़े डील को लेकर कोई छोटा मोटा अफसर तो फोन कर नहीं सकता। इमैनुअल को खुद को एक बड़ा अधिकारी साबित करना था, लिहाजा उसने कहा कि वो नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बोल रहा है। इमैनुअल बात करने में माहिर था। वो किसी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना जानता था। ब्राजीली बैंक का मैनेजर उसके झांसे में आ गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है जब वो पूरे 242 मिलियन डॉलर की डील कर रहा है। जब बात आगे बढ़ गई तो इमैनुअल ने अपना अगला पासा फेंका। उसने कहा कि फिलहाल ये डील पूरी तरह गोपनीय है और नाइजीरिया में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, इसलिए वो चाहता है कि उनकी मुलाकात किसी तीसरे देश में हो। निल्सन ने कहा कि क्यों ना लंदन में मिला जाए। इमैनुअल राजी हो गया। प्लानिंग शुरू कर दी गई। फर्जी टीम इस मीटिंग की तैयारियों में जुट गई। उन लोगों ने अपने अपने रोल को मजबूती से अदा करने की रिहर्सल तेज कर दी। आखिर ये उन सभी के लिए लाइफ चेंजिंग डील होने वाली थी। इमैनुअल बना नाइजीरियाई सेंट्रल बैंक का गवर्नर, उसका एक साथी डिप्टी गवर्नर और एक एविएशन मिनिस्ट्री का डायरेक्टर। इन लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार किया जिसमें हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखा गया। ये सभी बैंकिंग बैकग्राउंड के थे। इसका फायदा ये हुआ कि इन्होंने बेहतरीन बिजनेस डील बनाई। इसके अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड्स भी तैयार कर लिए गए जो उन्हें नाइजीरियाई सरकार का हिस्सा बनाते थे। फिर ये टीम लंदन रवाना हो गई। ये बात है 1995 की। लंदन पहुंचने के बाद इमैनुअल ने नेल्सन का भरोसा जीतने के लिए कई छोटे बड़े कदम उठाए। उसने नेल्सन को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए विशाल लिमोजीन भेजी। उसे एक बेहतरीन 5 सितारा होटल में ठहराया गया और ये सब नाइजीरियाई सरकार के खाते से खर्च किया गया बताया गया। दरअसल इसके पैसे खुद इमैनुअल दे रहा था। फिर मीटिंग शुरू हुई। इमैनुअल ने खुद को और अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। हर मेंबर अपने रोल को बखूबी निभा रहा था। इमैनुअल ने एक बार फिर कहा कि वो इस बात को पक्का करना चाहता है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह गोपनीय रहे और किसी को फिलहाल इस बात की खबर न लगे। उसने बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम 4-5 साल बाद ही शुरू होगा और फिलहाल इसकी तैयारी चल रही है। निल्सन ने कहा कि काम जैसे ही शुरू होगा वो पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। लेकिन इमैनुअल की तो कुछ और ही योजना थी। उसने शब्दों का जाल बुनना शुरू किया। उसने नेल्सन को कन्विंस कर लिया कि पैसे तो उसे फौरन चाहिए ताकि वो प्लानिंग को आगे बढ़ा सके, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल खरीदा जा सके, ठेके दिए जा सके और तैयारी पूरी हो सके। अब नेल्सन घबरा गया। जब तक जमीन पर काम न दिखे भला कोई बैंक पैसे कैसे दे सकता है। ऊपर से ये कोई छोटी रकम की बात नहीं हो रही थी बल्कि पूरे 242 मिलियन डॉलर का सवाल था। इमैनुअल ने इस मौके पर एक और दांव खेला। उसने कहा कि अगर नेल्सन को किसी तरह की दिक्कत है तो इस डील को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि उसके पास दूसरे निवेशक बैंक भी हैं जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नेल्सन फंस गया। उसे लगा कि इतनी बड़ी डील सिर्फ एक शक की वजह से गंवाना भी ठीक नहीं। वो इमैनुअल की बातों में आ गया, लेकिन एक अड़चन और थी। उसने कहा कि अगर वो राजी भी हो जाता है तो उसका बैंक राजी नहीं होगा और इसका अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। इमैनुअल ने कहा कि कोई बात नहीं, इस मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं और वे किसी और बैंक से बात करेंगे। नेल्सन मायूस हो गया। इमैनुअल ने उसकी सूरत देखकर भांप लिया कि अब ये किसी भी कीमत पर डील कर लेगा। उसने आखिरी दांव चला। कहा कि अगर नेल्सन इस डील को करता है और पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे निजी तौर पर 10 मिलियन डॉलर का कमीशन भी मिलेगा। इस भारी भरकम रकम की चमक में नेल्सन पिघल गया। उन लोगों ने 242 मिलियन डॉलर के डील को पक्का किया और इस पर दस्तखत कर दिए गए। इसके बाद इमैनुअल ने कहा कि वो चाहता है कि नेल्सन कम से कम 3 मिलियन डॉलर ट्रांसफर कर दे ताकि ये पक्का हो जाए कि वो डील को लेकर गंभीर है। नेल्सन राजी हो गया।
इसके बाद 1995 से 1998 के बीच नेल्सन ने इमैनुअल और उसके साथियों के अकाउंट में पूरे $242 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ये ट्रांसफर दुनिया भर के 17 अलग अलग देशों के अलग अलग बैंक खातों में किए गए और किसी भी बैंक के मैनेजमेंट को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इतने पैसे क्यों आ रहे हैं और यहाँ चल क्या रहा है। दरअसल इमैनुअल की टीम में एक से एक बैंकिंग दिग्गज थे और उन्हें पता था कि बैंकिंग में लेन देन के तंत्र को किस तरह धोखा दिया जा सकता है। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों और बंगलों पर नहीं किया बल्कि रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर दिया। इन 3 सालों में इमैनुअल फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स नेल्सन को फैक्स करता रहा ताकि उसे लगे कि एयरपोर्ट पर काम शुरू कर दिया गया है और उसे किसी तरह का शक न हो। इमैनुअल की टीम ऐश कर रही थी और लग रहा था कि उनका भांडा कभी नहीं फूटेगा, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। 1998 स्पेन की बांको सांटांडेर ब्राजील की बांको नोरोएस्टो को $500 मिलियन की भारी भरकम रकम में खरीदने की डील करता है। इस सौदे को पूरा करने के लिए बांको नोरोएस्टो अपने सारे दस्तावेज दुरुस्त करना शुरू करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि $242 मिलियन का हिसाब क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस रकम को जमीन निगल गई या आसमान खा गया और इसके पीछे बार बार एक ही आदमी का नाम आ रहा था, बैंक डायरेक्टर नेल्सन साकागुची का। नेल्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने हाजिर किया गया। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गया। नेल्सन ने बताया कि उसने ये पैसा नाइजीरिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए कर्ज दिया है और दरअसल ये बैंक के लिए बहुत बड़ी डील है। बोर्ड मेंबर्स सकते में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है कि बैंक का डायरेक्टर $242 मिलियन की रकम बैंक से निकाल कर कर्ज दे दे और उन्हें पता भी न चल पाए। नेल्सन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कई साल जेल की सजा हो गई। उधर बैंक ने तय किया कि वो अपने पैसे किसी भी तरह रिकवर करेगा। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक से इस मामले में सहयोग की गुजारिश की, लेकिन उन्हें एक और झटका लगा जब नाइजीरियाई बैंक ने मदद से इनकार कर दिया। असल में पर्दे के पीछे से इमैनुअल अपने देश में बैंक अधिकारियों को सेट करना शुरू कर चुका था। वो सेंट्रल बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े तोहफे और रिश्वत देने लगा था। पर जब मामला बढ़ा और दुनिया भर के दूसरे बैंकों ने नाइजीरियाई बैंक पर दबाव बनाना शुरू किया तो नाइजीरियाई सेंट्रल बैंक को मदद करनी पड़ी। उन्होंने उन सारे अकाउंट होल्डर्स के नाम बता दिए जिनके खातों में ये पैसे जाया करते थे। इमैनुअल और उसका पूरा ग्रुप एक्सपोज हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो कानून को धोखा देने में सफल रहा और कई सालों तक गिरफ्तारी से बचता रहा। पर बाद में राजनीतिक दबाव की वजह से इमैनुअल पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। साल 2003 में इमैनुअल और उसकी टीम पर दबाव और तेज हुआ। 2004 में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस टीम के एक शख्स की इस बीच कार दुर्घटना में मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके पीछे भी इमैनुअल का हाथ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये छठा शख्स उसकी टीम की पोल खोल सकता है, पर किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। पर इमैनुअल गिरफ्तारी के बाद भी कहां हार मानने वाला था। उसने तो जजों को ही रिश्वत देना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि इस मामले को दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ा। इमैनुअल वहां भी जजों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा, हालांकि वहां उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। फिर भी इमैनुअल के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे और वो कानून को बरगलाने में काफी हद तक सफल हो रहा था। इसी बीच एक दिन अदालत में एक खास गवाह पेश किया गया। ये कोई और नहीं बल्कि ब्राजीली बैंक का पूर्व डायरेक्टर नेल्सन साकागुची था। उसने पूरे मामले की एक एक परत खोलनी शुरू कर दी। इमैनुअल समझ गया कि अब गेम ओवर है। अब उसने अपने तरकश से एक और तीर निकाला और कहा कि वो अदालत के साथ डील करने को तैयार है। उसने $120 मिलियन वापस करने पर रजामंदी दे दी और इसके अलावा नाइजीरियाई सरकार को 10 मिलियन फाइन देने की भी बात कही। इस डील के बाद उसे 25 साल की सजा दे दी गई। अगर आपको लग रहा है कि कहानी पूरी हो गई तो जरा ठहर जाइए। इमैनुअल कोई मामूली ठग तो था नहीं। उसने जेल के अंदर रहते ऐसे हथकंडे अपनाए कि उसकी सजा को घटाकर सिर्फ 2 साल का कर दिया गया। वो जब बाहर आया तो अपने प्रॉपर्टी बिजनेस से कोई $50 मिलियन निकालने में कामयाब हो गया, यानी सिर्फ 2 साल की जेल के बाद $50 मिलियन का फायदा। ये कोई बुरा सौदा नहीं था। इसके बाद उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को सीधे साधे तरीके से बिताएगा और लाइमलाइट से दूर रहेगा।
लेकिन 2016 में बुरी किस्मत एक बार फिर इमैनुअल के पीछे पड़ गई। इस बार उस पर हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि किसी प्रॉपर्टी के झगड़े को सुलटाने के लिए उसने अपने लोगों को एक मोहल्ले में भेज दिया, जिनके साथ मारपीट से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। इसके बाद इमैनुअल एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। वो अब 60 साल से ज्यादा का हो चुका है और फिलहाल जेल के अंदर है। लेकिन उसका पूरा करियर बताता है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि इमैनुअल एक बार फिर कानून को चकमा देकर फरार हो चुका है। और इस बीच अबुजा का एयरपोर्ट 2000 में बनना शुरू हुआ और 2 साल में बनकर तैयार हो गया।